हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग भी ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स और आप लोगों की परीक्षाएं लगी हुई हैं 19 जनवरी या 20 जनवरी को, तो आप परीक्षा देने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में आप कभी भी परीक्षा दें, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सिलेबस के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ जो पिछले 4-5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ये वीडियो आपके सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इसमें आपको सभी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी बताने वाली हूँ जिस तरीके से जाकर आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुल्क राज आनंद का क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुल्क राज आनंद ने क्या कुछ अपना योगदान दिया हुआ है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आप ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने अगर अपनी 8 यूनिट्स हमारे साथ पढ़ी होंगी तो आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी टोटल 8 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आएगा और आपसे जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा तो आप इजीली अपने आंसर्स को लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, क्वेश्चन आपसे जब भी लॉन्ग पूछे तो एक बात याद रखिए, आप एग्जाम में हेडिंग ज़रूर डालिए। हेडिंग डालने पर एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो नंबर भी पूरा देता है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, मुल्क राज आनंद वॉज ए प्रोमिनेंट इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, तो मुल्क राज आनंद प्रमुख इंडियन राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। देखिए आप वॉज है ना, तो थे, ठीक है। मुल्क राज आनंद इंग्लिश लिटरेचर में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे। ही इज़ नोन फॉर राइटिंग अबाउट द स्ट्रगल्स, वो जाने जाते हैं, ही इज़ नोन, वो जाने जाते हैं फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, अबाउट द स्ट्रगल्स, तो वो संघर्ष के बारे में। सफरिंग का मतलब होता है जो भी दुख होता है, तकलीफ होती है। एंड लाइव्स ऑफ पुअर पीपुल, और गरीब लोगों का जो जीवन है। लेबर्स, जो मजदूर हैं अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। एंड अनटचेबल्स, और जो अछूत बोले जाते हैं, यानी कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। जो कि पिछड़े लोग होते थे जिन्हें अछूत माना जाता था सोसाइटी में। जैसे कि चाहे आप एक इनका नावल भी है, एक नावल भी इनका है अनटचेबल यानी अछूत, जिसमें वो एक ऐसे लड़के की स्टोरी लिखते हैं, बताते हैं कि वो टॉयलेट साफ़ करने वाला है और सोसाइटी में उसकी क्या है, कोई इज्जत नहीं है। और आपके सिलेबस में रखा गया है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जिसमें उन्होंने नाई के बारे में बात की है कि नाई जो बार्बर्स होते हैं उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, उन्हें भी अछूत माना जाता है, निम्न माना जाता है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लिखते थे, उनके कष्ट के बारे में, तकलीफ़ के बारे में लिखते थे और उनको सोसाइटी में ऊंचा उठाने की वो बात करते थे अपने वर्क्स के थ्रू। हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स फोकस ऑन सोशल इंजस्टिस, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड कॉम्पेजेंस। तो उनके जो भी कहानियाँ होती हैं या उनके भी जो भी नावल होते हैं वो फोकस करते हैं सोशल इंजस्टिस पर, सामाजिक अन्याय पर, ह्यूमन वैल्यूज़, मानवता पर, और कॉम्पेजेंस यानी करुणा, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं या इस पर फोकस करते हैं उनके जो नावल या स्टोरीज होती हैं। आनंद्स राइटिंग इज सिंपल, पावरफुल एंड रियलिस्टिक, हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपुल। तो आनंद यानी कि मुल्क राज आनंद की जो राइटिंग स्टाइल है जिसमें वो लिखते हैं वो काफ़ी सिंपल है, पावरफुल है, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी है, सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर वो लिखते हैं। हेल्पिंग, जो मदद करती है, रीडर्स यानी पाठक को समझने में, अंडरस्टैंड मतलब समझना, हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपुल, जो हार्डशिप मतलब होता है कठिनाइयाँ, कॉमन पीपुल यानी आम लोगों की। तो मुल्क राज आनंद जो भी लिखते हैं उनको पढ़ करके हम इजीली आम लोगों की कठिनाइयों को, परेशानियों को समझ पाते हैं। ही प्लेड ए मेजर रोल इन डेवलपिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया डेवलप करने में इंडियन राइटिंग को इंग्लिश में। और आप यहाँ से लाइन चेंज करके एग्जाम में लिखिएगा, हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स, इतना ब्लैक पेन से लिखकर फिर लिखना शुरू कीजिएगा, अनटचेबल, ये मुल्क राज आनंद का बहुत ही फेमस नावल है, ये आप आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में जब आप लोग आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो। कूली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, द विलेज लाइफ,
ये सारे उनके कुछ फेमस वर्क हैं। थ्रू हिज लिटरेचर, उन्होंने अपने साहित्य के थ्रू आनंद गैव ए वॉइस टू द ओप्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड सोशल अवेयरनेस। मुल्क राज आनंद ने अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, सोसाइटी में जो कष्ट को झेल रहे हैं, उनकी आवाज़ को सामने लेकर के आया है, सोसाइटी के सामने लाने की कोशिश की है कि कैसे लोगों को अछूत माना जाता है, उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें कुछ समझा नहीं जाता, उनका कोई समाज में अधिकार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वो सामने लाते हैं समाज में और इसमें सुधार करने की बात करते हैं। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पर एक नोट लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपका आंसर क्या होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरा कंट्रीब्यूशन लिखना है मेजर वर्क के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न 1861 इन कलकत्ता एंड इनकी डेथ हुई 1941 में। तो डेथ और बॉर्न डेथ और डेथ की डेट आप लोग पहले ऊपर डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट, ये बहुत ही ग्रेट महान भारतीय पोएट थे। राइटर, ये राइटर थे। फिलोसोफर, दार्शनिक थे। एंड नोबल लॉरेट इन लिटरेचर। नोबल लॉरेट मतलब होता है, नोबल लॉरेट का मतलब होता है नोबल पुरस्कार विजेता। तो इन्हें लिटरेचर में 1913 में इनके बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ही इज़ नोन एज गुरुदेव, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। एंड रोट इन बंगाली एंड इंग्लिश, इन्होंने बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखा है। टैगोर enriched इंग्लिश एंड बंगाली लिटरेचर विद पोएट्री, स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेज एंड एसेज। इन्होंने इंग्लिश में और बंगाली में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और बंगाली लिटरेचर में पोएट्री भी लिखी है, स्टोरीज भी लिखी है, नॉवेल्स भी लिखी है, प्लेज भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं। प्लेज मतलब ड्रामा होता है, तो ये बंगाली में भी लिखा करते थे और इंग्लिश में भी लिखा करते थे। हिज राइटिंग फोकस ऑन ह्यूमैनिज्म, उनकी जो राइटिंग है ह्यूमैनिज्म पर फोकस करती है, नेचर पर फोकस करती है, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता पर फोकस करती है, सोशल इश्यूज यानी सामाजिक बुराइयों पर भी फोकस करती है। ही इंट्रोड्यूस्ड इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड थ्रू हिज लिटरेचर एंड सॉन्ग्स। ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने अपने लिटरेचर और सॉन्ग के थ्रू इंडियन कल्चर को, भारतीय जो संस्कृति है उसको विश्व के सामने रखा। यानी कि उन्होंने अपने साहित्य और गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, द होम एंड द वर्ल्ड, घरे बायरे, काबुलीवाला एंड छोकरबाली। टैगोर्स कंट्रीब्यूशन शेप्ड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड इंस्पायर्ड जनरेशन विद हिज यूनिवर्सल विजन एंड क्रिएटिविटी। टैगोर का योगदान आधुनिक भारतीय साहित्य को आकार देने वाला और प्रेरणादायक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द थीम? व्हाट इज द थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई? अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है, गेम्स एट ट्वाइलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम हर बार क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग। तो पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। इस तरीके से आप हेडिंग डालकर लिखिएगा। द मेन थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट इज चाइल्डहुड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा होता है। चाइल्डहुड का मतलब बचपन की निराशा। एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज होने की जो फीलिंग है, इसमें यही मेन थीम है। बचपन की निराशा और उपेक्षा की भावना इसमें दिखाई गई है। मेन कैरेक्टर होता है रवि, जो कि गेम में जीतना चाहता है। पूरी स्टोरी आप पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आएगा। पहले इसीलिए कहती हूँ क्लासेस करें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें। क्लासेस किए रहेंगे तभी समझ पाएंगे। अच्छा देखें,
आप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन अगर चाहे रट ले तो आप रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में हैं, चीज़ों को समझना मेन ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जो मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका आंसर आप बना कर लिख लेंगे, ठीक है। बनाकर कब लिख पाएंगे? जब आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियोस में मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आपको जाकर आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। जो मेन कैरेक्टर इसमें रवि होता है, वो चाहता है गेम को मैं ही जीतूं, हर बच्चा मेरी वाहवाही करे, लेकिन एंड में वो देखता है कि हर बच्चा उसे इग्नोर करता है और भूल जाता है। कैसे भूल जाता है आइए जानते हैं। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है हाउ चिल्ड्रेन स्ट्रांगली डिजायर रिकॉग्निशन एंड इम्पोर्टेंस। रिकॉग्निशन मतलब देखो होता है मान्यता या महत्व, इम्पोर्टेंस मतलब ही महत्व, तो पहचान और महत्व। ये कहानी दिखाती है कि बच्चे पहचान और महत्व चाहते हैं। रवि हाइड्स, रवि छुपता है ड्यूरिंग ए गेम टू विन, एक गेम के दौरान रवि छुपता है जीतने के लिए। तो वो एक शेड में जाकर छुप जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और हर बच्चा उसको ढूंढता नहीं। जब सब बच्चे देखते हैं कि हर बच्चा हाइड एंड सीक खेलते टाइम अब तो बाहर आ गया, लेकिन रवि अभी तक नहीं दिख रहा है, तो सारे बच्चे कहते हैं कि चलो हम दूसरा गेम खेलते हैं। मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि चलो हम रवि को ढूंढते हैं। तो रवि तो यही सोच रहा था कि हर कोई मुझे ढूंढने में परेशान रहेगा, मैं तो खूब देर तक यहाँ पर छुपा रहूँगा, और वो घंटों तक उस शेड में छुपा रहता है, लेकिन कोई बच्चा उसको नहीं ढूंढता। एंड में उसे ही डर लगने लगती है। जब अंधेरा हो जाता है तो वो उस शेड से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके साथ खेलने वाले हर बच्चे दूसरे गेम को खेलने में बिजी हैं और उसे सब भूल गए। तो इसको काफ़ी हर्ट होता है कि कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा था, और ये क्यों छुपा था कि कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद सब 2 घंटा 3 घंटा बाद मुझे ढूंढेंगे तो सोचेंगे अरे चलो रवि तुम कितने बहादुर हो, कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हम ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं जैसा रवि ने सोचा था। बट वेन ही रिटर्न्स, लेकिन जब रवि वापस आता है, ही रियलाइज, उसे महसूस होता है दैट कि नो वन नोटिस्ड हिज विक्ट्री, कि कोई भी उसकी जीत को नोटिस नहीं करता क्योंकि सब उसे भूल चुके थे और दूसरा गेम खेलने लगे थे। दिस मेक्स हिम फील लॉनली एंड हर्ट, और यही चीज़ रवि को बनाती है दुखी और अकेला। द स्टोरी आल्सो हाईलाइट्स, ये कहानी ये भी दिखाती है हाउ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी क्रूल विदाउट इंटेंशन। तो ये कहानी बच्चों की, तो कहानी जो है बच्चों की दुनिया की अनजानी क्रूरता और उम्मीदों व वास्तविकता के बीच अंतर को भी दर्शाती है। अनीता देसाई ब्यूटीफुली शो द गैप बिटवीन चाइल्ड्स एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो अनीता देसाई ने बहुत ही सुंदरता के साथ शो यानी दिखाया है गैप बिटवीन चाइल्ड एक्सपेक्टेशन, की जो बच्चे उम्मीद लगा लेते हैं और जो सच्चाई है उनमें जो गैप होता है। जैसे रवि को एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन वैसा रियलिटी में नहीं था। एंड हाउ दिस मोमेंट बिकम्स ए पेनफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, और यही चीज़ बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल यानी कि दर्द देती है। तो अनीता देसाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से बाल मनोविज्ञान को इस स्टोरी में प्रस्तुत किया है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ रवि एंड वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। तो वाई इज़ ही इम्पॉर्टेंट, वह इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो पहले आपको लिखना है रवि कौन है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपना आंसर डालेंगे, रवि इज ए स्मॉल सेंसिटिव बॉय हु प्लेज गेम्स विद अदर चिल्ड्रेन। रवि एक स्मॉल यानी छोटा, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, बॉय मतलब लड़का है, हु प्लेज जो खेलता है, गेम्स विद अदर चिल्ड्रेन जो दूसरे बच्चों के साथ गेम खेलता है। ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिज फीलिंग एंड थाट्स। ही इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी के अंदर, बिकॉज क्योंकि द होल स्टोरी, होल मतलब पूरी, स्टोरी मतलब कहानी, तो पूरी कहानी के दौरान ये जो पूरी कहानी है रिवॉल्व्स अराउंड हीज फीलिंग, ये पूरी कहानी उसकी फीलिंग्स और उसके ही विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। रवि हाइड्स इन ए शेड ड्यूरिंग ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड्स मतलब छुप जाता है, इन ए शेड एक गोदाम में, तो रवि एक गोदाम में छुप जाता है, एक शेड में छुप जाता है एक गेम खेलने के दौरान, और वो गेम है हाइड एंड सीक।
होपिंग टू सरप्राइज एवरीवन एंड बिकेम ए हीरो। वो इस शेड में इसलिए छुप जाता है क्योंकि वो हर बच्चे को छिप कर मतलब सरप्राइज देना चाहता है, हर बच्चे को चौंका देना चाहता है और हीरो बनना चाहता है। हाउएवर, हालांकि व्हेन ही कम्स आउट, लेकिन जब वो कई घंटे बाद उस शेड से बाहर निकलता है, द गेम इज़ ऑलरेडी ओवर, तो हर बच्चा उसे भूल चुका था और वो गेम ओवर हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। नो वन लिसन्स टू हिम, कोई उसे सुनता नहीं, विच ब्रेक्स हिज हार्ट, और यही चीज़ उसके दिल को तोड़ देती है। रवि रिप्रेजेंट इनोसेंट चिल्ड्रेन हु वांट्स अटेंशन एंड रिस्पेक्ट बट दे आर ऑफन इग्नोर्ड बाय अदर्स। रवि के थ्रू अनीता देसाई ने इसमें रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है इनोसेंट चिल्ड्रेन, उन मासूम बच्चों को, हु वांट, जो चाहते हैं अटेंशन, अपने तरफ लोगों का ध्यान चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, बट आर ऑफन इग्नोर्ड बाय अदर्स, लेकिन अक्सर वो प्राय क्या होता है, दूसरों के द्वारा नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे रवि को नज़रअंदाज कर दिया गया था। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज प्रोफेशन फॉर वुमेन गिव टू मॉडर्न वुमेन। प्रोफेशन फॉर वुमेन वर्जीनिया वुल्फ का एस्से आपके सिलेबस में दिया गया है और वहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेशन फॉर वुमेन जो एस्से है, गिव मतलब देता है टू मॉडर्न वुमेन, तो मॉडर्न वुमेन को ये एस्से क्या मैसेज देता है। प्रोफेशन फॉर वुमेन गिव्स ए पावरफुल मैसेज ऑफ कॉरेज एंड सेल्फ बिलीफ टू मॉडर्न वुमेन। तो ये मॉडर्न यानी आधुनिक महिलाओं को बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है, ऑफ कॉरेज मतलब साहस का, एंड सेल्फ बिलीफ मतलब आत्मविश्वास का मैसेज देता है। ये ऐसे बताता है एक महिला को साहसी होना चाहिए और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ इनकरेज वुमेन टू फाइट सोशल प्रेशर एंड इनर फियर। वर्जीनिया वुल्फ वुमेन यानी महिलाओं से कहती हैं, जो भी सोशल प्रेशर है उसके लिए फाइट करो, उससे लड़ो, एंड इनर फियर, और अपने आंतरिक डर से भी लड़ो। वर्जीनिया वुल्फ महिलाओं को सामाजिक दबाव और आंतरिक यानी अपने अंदर के डर से लड़ने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम जब तक लड़ोगी नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाओगी, और समाज में जो ये महिला और पुरुष को लेकर इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो समाप्त भी नहीं हो पाएगी। शी एडवाइजेज देम, शी मतलब वर्जीनिया वुल्फ एडवाइस देती हैं, सलाह देती हैं, देम महिलाओं को, टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनने के लिए, ऑनेस्ट ईमानदार बनने के लिए, कॉन्फिडेंट इन देयर वर्क, अपने कामों में कॉन्फिडेंट बनने के लिए। दैसे रिमाइंड्स वुमेन दैट सक्सेस रिक्वायर्स फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये ऐसे रिमाइंड्स याद दिलाता है या निबंध बताता है वुमेन दैट सक्सेस, तो ये निबंध बताता है कि सक्सेस के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सक्सेस चाहिए तो फ्रीडम चाहिए थॉट और एक्सप्रेशन के लिए। वुल्फ मैसेज इज दैट वुमेन शुड नॉट एक्सेप्ट ट्रेडिशनल रूल्स साइलेंटली बट शुड क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी एंड प्लेस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो देखिए वर्जीनिया वुल्फ ये मैसेज देती हैं इज दैट कि वुमेन शुड, महिलाओं को चाहिए, नॉट एक्सेप्ट, कि वो स्वीकार न करें ट्रेडिशनल रोल्स को, जो पारंपरिक रोल्स हैं वो स्वीकार न करें। साइलेंटली यानी चुपचाप, वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो ट्रेडिशनल रोल्स को, भूमिकाओं को चुपचाप स्वीकार न करें, बट शुड, लेकिन उनको चाहिए क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाना, एंड प्लेस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, बल्कि उन्हें अपनी पहचान स्वयं बनाए रखना चाहिए, पेशेवर दुनिया में अपना स्थान स्थापित करना चाहिए। केवल पुरुषों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को भी अधिकार है। ये बात वर्जीनिया वुल्फ इस हिस्से में महिलाओं को देती हैं, बताती हैं कि तुम चुपचाप कब तक सब कुछ सहती रहोगी, घर की चार दीवारी में अंदर रहोगी, बाहर निकलो, बोलना सीखो, इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली रूप से अपने कामों पर, फाइनेंशियली रूप से भी इंडिपेंडेंट रहो और अपने कामों पर कॉन्फिडेंट रखो और इस दुनिया में अपनी खुद की पहचान बनाओ। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन एपीजे अब्दुल कलाम का एस्से आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ये एस्से अपने रीडर को क्या मैसेज देता है, तो ये एस्से देखिए क्या मैसेज देता है। वैसे तो जितना भी सिलेबस में आपके शॉर्ट स्टोरी और एस्सेज दिया गया है
उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन पर अलग अलग से मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, अलग अलग से वीडियो बना दी है। लेकिन आज का जो ये महामैराथन क्लास है आपकी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लिखेंगे द मेन मैसेज इज दैट ट्रू पैट्रियोटिज्म, यानी कि यह जो मैसेज देता है, ये जो इससे मैसेज देता है इज दैट कि ट्रू पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, पार्टीज और रिलीजियस बिलीफ। तो ये मैसेज देता है, ये इससे मैसेज देता है कि सच्चा देशभक्ति राजनीतिक दलों और धार्मिक विश्वासों पर निर्भर नहीं करती, इन सबसे क्या है ऊपर। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम के कहना है, इनके अनुसार रियल पैट्रियोटिज्म जो सच्ची देशभक्ति है मीन्स लविंग योर कंट्री एंड वर्किंग फॉर इट्स ग्रोथ, पीस एंड वेलफेयर। तो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार सच्ची देशभक्ति का मतलब है अपने देश से प्यार करना और इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी शांति के लिए और इसके कल्याण के लिए काम करना। इट इज़ अबाउट यूनिटी, सर्विस एंड ऑनेस्टी। यह एकता, सेवा और ईमानदारी पर आधारित है। पीपुल शुड राइज अबव डिविजन्स लाइक कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल व्यूज एंड फोकस ऑन व्हाट बेनिफिट्स द नेशन। लोगों को जाति, धर्म या राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर देश के भले के लिए काम करना चाहिए। पैट्रियोटिज्म इज अबाउट बिल्डिंग ए बेटर सोसाइटी। पैट्रियोटिज्म का मतलब है एक अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना, हेल्पिंग सिटीजन्स, नागरिकों की मदद करना, प्रोटेक्टिंग वैल्यूज़ और जो भी मूल्य है उनकी रक्षा करना, एंड इंश्योरिंग प्रोग्रेस और प्रगति सुनिश्चित करना। बाय डूइंग दीज, और ये सब करने के बाद सिटीजन्स कैन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड प्रॉस्पेरियस नेशन वेयर एवरीवन फील रेस्पेक्ट एंड इंक्लूड। तो वो कहते हैं कि ऐसा करने से एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनता है। तो यही इससे हमें यही मैसेज देता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज बेकन से स्टडी हेल्प इन लाइफ। ये क्वेश्चन आपसे एक और तरीके से पूछ सकता है। देखिए मैंने और करके यहाँ एक क्वेश्चन और नोट किया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द स्टेटमेंट स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी सर्व करती है डिलाइट यानी आनंद के लिए, ऑर्नामेंट सज्जा या गहने के लिए, या एबिलिटी यानी योग्यता के लिए या कुशलता के लिए। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है जो इसमें फ्रांसिस बेकन ने यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछेगा तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, चलिए देखिए आप आंसर लिखेंगे। बेकन का मतलब फ्रांसिस बेकन जो ऑफ स्टडीज एस्से के राइटर हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। बेकन सेज स्टडीज हेल्प इन 3 वेज। तो फ्रांसिस बेकन का कहना है कि जो एस्से है, वो जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो 3 तरीके से मदद करती है। फर्स्ट यानी पहला है दे डिलाइट, वो आनंद देते हैं, सुख देते हैं। रीडिंग गिव्स प्लीजर एंड इमेजिनेशंस, वो कहते हैं कि किताबों को पढ़ने से हमें आनंद मिलता है और हमें हमारी कल्पना बढ़ती है। सेकेंड है दे ऑर्नामेंट यानी कि सज्जा। दे इम्प्रूव स्पीच एंड राइटिंग्स, तो अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे पास ज़्यादा ज्ञान होगा, तो जो हमारी स्पीच होगी, हमारी भाषा होगी, या जो भी हम लिखेंगे वो सुंदर बनेगा। एंड थर्ड चीज़ है जो फ्रांसिस बेकन इस हिस्से में कहते हैं एबिलिटी। दे गाइड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग्स, यानी कि जो स्टडी है वो डिसीजन मेकिंग करने में भी मदद करती है। स्टडीज ट्रेन द माइंड, जो पढ़ाई है वो माइंड को ट्रेन करती है। गिव प्रैक्टिकल विजडम एंड हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। दे प्रिपेयर ए पर्सन टू फेस चैलेंज एंड थिंक क्लियरली, और जो पढ़ाई है वो लोगों को सोचने में और चैलेंज को फेस करने में मदद करती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज सर रॉजर पोर्ट्रेज इन एस्से सर रॉजर एट चर्च बाय जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन का एस्से है सर रॉजर एट चर्च। इस एस्से में सर रॉजर जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनको किस तरीके से चित्रित किया गया है, यानी उनका कैरेक्टर स्केच कैसा है, यानी क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस घुमा करके पूछ रहा है। आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रॉजर, बल्कि आपसे पूछ रहा है हाउ इज, कैसे सर रॉजर पोर्ट्रेड मतलब चित्रित किए गए इन द एस्से, इस एस्से में सर रॉजर एट चर्च बाय जोसेफ एडिसन।
तो जोसेफ एडिशन के हिस्से में सर रॉजर का कैरेक्टर स्केच क्या है वही आपको लिखना है। सर रॉजर इज पोर्ट्रेड एज ए काइंड, ऑनेस्ट एंड सिंपल मैन। पोर्ट्रेड मतलब होता है दिखाया गया है या चित्रित किया गया, एज ए काइंड दयालु, ऑनेस्ट ईमानदार, सिंपल मैन एक सरल व्यक्ति के रूप में। तो सर रॉजर को एक दयालु, ईमानदार और सरल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है इस हिस्से में। ही इंजॉयज अटेंडिंग चर्च, वो चर्च में आना पसंद करते हैं। बट ही इज़ पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन, लेकिन वे सभी के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण रहते हैं। रिच और पुअर, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर, सभी के लिए वो क्या है, पोलाइट और रेस्पेक्टफुल हैं। और देखिए ये अपने ही पैसों से क्या करते हैं, पूरी चर्च को सजा देते हैं और हर एक को, गांव के लोगों को चर्च में आने का पाबंद भी बना देते हैं। ही शोज जेनरोसिटी एंड ह्यूमैनिटी इन हिज एक्शंस। तो उनके देखो, जेनरोसिटी मतलब होता है दानशीलता, यानी ये दान देते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता भी दिखाते हैं अपने एक्शंस, अपने कामों के थ्रू। अनलाइक पीपुल हु अटेंड चर्च ओनली फॉर सोशल प्रेस्टीज, जबकि कुछ लोग केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये एकदम दिल से जाते हैं और अपने ही पैसों से ये चर्च को भी सजाते हैं। सर रॉजर रिप्रेजेंट ट्रू क्रिश्चियन वैल्यूज, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ए सिंसियर हार्ट। सर रॉजर सच्चे ईसाई मूल्यों का प्रतीक हैं, जैसे कि दया, ईमानदारी और सच्चा हृदय। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज बेहरमैन एंड व्हाई ही इज इम्पोर्टेंट। देखिए बेहरमैन कौन है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने द शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हुई है, आपने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनेगा आपके सिलेबस में। बेहरमैन इज ओल्ड पेंटर, जो कि 60 साल का बूढ़ा आदमी है। हु लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज स्यू एंड जॉन्सी, जो जॉन्सी एंड स्यू के साथ सेम बिल्डिंग में रहता है, बस ये फ्लोर मतलब नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे, और जॉन्सी स्यू ऊपर रहती है। ही ड्रीम्स ऑफ पेंटिंग ए मास्टरपीस। ये 60 साल का तो हो गया था, लेकिन इसने अपनी लाइफ में अभी तक कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जो मास्टरपीस हो, क्योंकि ये एक पेंटर था स्यू और जॉन्सी की तरह। बाई पेंटिंग द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, लेकिन दीवार पर जब वो आखिरी पत्ते को बनाता है, ही गिव्स जॉन्सी होप एंड सर्व हर लाइफ बट लॉसेस हिज ओन। और उसी पत्ते के थ्रू वो जॉन्सी की लाइफ को बचाता है, उसे जीने की उम्मीद देता है, लेकिन अपनी जान को वो खो देता है। और उसका ये सेक्रीफाइस बहुत ही अच्छा सेक्रीफाइस है। और उसकी जो आखिरी पत्ती उसने दीवार पर बनाई थी वो उसकी एक मास्टरपीस पेंटिंग है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसकी जो एंडिंग है वो रीडर को सरप्राइज कर देती है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा आपने अगर नहीं पढ़ा है तो, जिसमें एक जवान लड़की अपने जीने की उम्मीद खो देती है क्योंकि वो बीमार हो गई थी। लेकिन जब न्यूमोनिया हो गया था उसको, तो वो सोचती थी कि पेड़ का पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। तो जब पेड़ के सारे पत्ते गिर गए और एक पत्ता बचा था वो भी गिर गया, तो बेहरमैन जाकर उस पत्ते को दीवार पे बनाता है और इस तरीके से बनाता है कि देखने में दूर से लग रहा था कि वो पत्ती पेड़ से ही लटक रही हो। तो वो जब पत्ती जॉन्सी अगले दिन देखती है तो उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है कि आंधी तूफानी रात में भी ये पत्ता नहीं गिरा, तो वो कितनी गलत है कि मरने की सोच रही है। तो वो उसे जीने की होप मिल जाती है। लेकिन बेहरमैन की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी मास्टरपीस पेंटिंग, उसकी लास्ट पेंटिंग जॉन्सी को होप देती है जीने की। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड द लास्ट लीफ। इस कहानी को द लास्ट लीफ नाम क्यों रखा गया। तो इसके जो राइटर हैं ओ हेनरी, उन्होंने इसका नाम क्यों द लास्ट लीफ रखा। द स्टोरी इज कॉल्ड द लास्ट लीफ बिकॉज द लीफ बिकम्स ए सिंबल ऑफ होप एंड लाइफ फॉर जॉन्सी। सबसे पहली चीज़ तो आप ये लिखोगे कि द लास्ट लीफ का मतलब आखिरी पत्ता, जो जॉन्सी को लगता था कि उसके मरने की वजह है, जब वो गिरेगा तो जॉन्सी भी मर जाएगी। बट यही लास्ट लीफ बिकम सिंबल बन जाता है, प्रतीक बन जाता है ऑफ होप, उम्मीद का, फॉर जॉन्सीज लाइफ। द पेंटेड लीफ नेवर फॉल्स, और वो ऐसा पत्ता है जो कभी नहीं गिरेगा, इवन इन द स्टॉर्म, यहाँ तक कि तूफान में भी। इट हेल्प जॉन्सी रिगेन होप एंड सर्वाइव, मेकिंग इट द हार्ट ऑफ द स्टोरी। तो काफ़ी अच्छी कहानी है, पढ़ लीजिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज आयोना टॉक टू हिज हॉर्स।
आयोना अपने घोड़े से बात क्यों करता है? आपके सिलेबस में जो स्टोरी है द लेमेंट बाई एंटोन चेकव, तो आयोना उसमें मेन कैरेक्टर है जो कि बूढ़ा कैब ड्राइवर है और वो अपने घोड़े से ही एंड में बात करता है। आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि आयोना अपने घोड़े से बात क्यों करता है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको नहीं याद होगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पढ़ लीजिएगा, सारी यूनिट्स को कर लीजिएगा। सारी यूनिट्स पढ़े रहेंगे तो हर क्वेश्चन को समझना ईजी है। बच्चे कहते हैं मैम एग्ज़ाम करीब आ गया है, हमें कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो पहले तो हम एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर अपलोड करने से पहले आपकी सिलेबस की 8 यूनिट्स को कंप्लीट कराते हैं। तो डेली आपकी यूनिट्स अपलोड होती रहती हैं हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की, तो देखकर पढ़ते रहा कीजिए। फिर एग्ज़ाम टाइम में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो देखकर एग्ज़ाम दे दीजिए। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। Iona talks to his horse because he finds no human willing to listen to him. Iona talks, Iona बात करता है to his horse, अपने घोड़े से, because क्योंकि he finds, वो नहीं पाता, no human, कोई भी इंसान, willing to listen him, उसकी बात को सुने। तो आयोना अपने घोड़े से बात इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा इंसान एक भी नहीं मिलता जो उसकी बात को सुने। द हॉर्स बिकम हिज ओनली कंपेनियन, और एंड में इस कहानी में उसका घोड़ा ही उसका कंपेनियन यानी साथी सिद्ध होता है। देखिए, आयोना का जवान बेटा मर गया था और उसका दुख वो किसी के साथ बांटना चाहता था। वो हर इंसान से सोचता है इस दुनिया में बात करने के लिए, क्योंकि ये कैब ड्राइवर था और इसके कैब में जो भी पैसेंजर आके बैठता वो उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता था कि मेरा जवान बेटा कैसे मर गया, वो इस दुनिया में कैसे इस दुनिया से चला गया और आयोना कैसे इस दुनिया में अकेला रह गया। लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता जो उसके दर्द को सुन सके। एंड में उसका घोड़ा ही उसका कंपेनियन, उसका साथी बनता है। बाय स्पीकिंग टू द हॉर्स, और वो अपने घोड़े से ही बात करता है, आयोना फाइनली एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख या तकलीफ। एंड में आयोना अपने उस घोड़े से अपना दुख सुनाता है, शोविंग हाउ एक्सट्रीमली लॉनलीनेस फोर्सेस ए पर्सन टू सीक कंफर्ट एनीवेयर। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कैसे एक अकेला इंसान जो कि किसी को सुनाना चाहता है लेकिन सुना नहीं पाता, एंड में अपने घोड़े को अपना दर्द सुना के किस तरीके से वो रिलीफ, किस तरीके से उसे कंफर्ट फील होता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज आयोना पोटापोव। आयोना पोटापोव कौन है? तो द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी का मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, जो कि बूढ़ा आदमी है, गरीब है। आयोना पोटापोव इज एन ओल्ड कैब ड्राइवर हुज सन हैज रिसेंटली डाइड। ये एक बूढ़ा कैब ड्राइवर है हुज सन, जिसका बेटा अभी जल्दी ही मर गया। ही इज फुल ऑफ ग्रीफ, वो अपने दर्द से भरा हुआ है। जब ये स्टोरी हम पढ़ते हैं तो हमें आयोना के साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती है, दया होती है। काफ़ी रुलाने वाली कहानी है कि कैसे एक जवान बेटा इसका, कैसे उसकी मृत्यु हो गई और ये आयोना बूढ़ा अकेला इस संसार में बचा हुआ है। उसकी एक बीवी है, कोई कमाने वाला नहीं है, ये खुद ही गाड़ी चलाकर कमा रहा है। वो सोचता है कि अगर उसका बेटा होता तो कितनी अच्छी गाड़ी चलाता और कुछ पैसे कमा लेता। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड वॉन्ट्स टू शेयर हिज सॉरो विद समवन। वो दुख से भरा हुआ है और चाहता है अपने दुख को किसी के साथ शेयर करना। हाउएवर, हालांकि नो वन लिसन्स टू हिम, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द सफरिंग ऑफ पुअर एंड लॉनली पीपल इन सोसाइटी। और इसमें जो राइटर हैं, इस स्टोरी के जो राइटर एंटोन चेकव है, उन्होंने आयोना पोटापोव कैरेक्टर के थ्रू सोसाइटी के उन लोगों के दुख को दिखाया है जो समाज में अकेले होते हैं, गरीब होते हैं, उनके अंदर काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं लेकिन उनके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं होता। जिस तरीके से इस स्टोरी में हम आयोना को देखते हैं, तो राइटर हमें यही मैसेज देते हैं कि देखो, जैसे आयोना को सुनने वाला कोई नहीं है, इसके दिल का बोझ इतना भारी हुआ है, मतलब इसका दिल इतना भारी हुआ है कि कहता है कि अगर इसका दिल फट जाए तो पूरी धरती भर जाएगी। तो हमें लोगों का दर्द सुन लेना चाहिए, क्या पता किसी का दर्द हम सुन लें तो उसका मन हल्का हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है जिसमें एक इंसान के लाइफ की पूरी कहानी होती है, जिसमें वो इंसान खुद ही अपनी लाइफ को लिखता है। यानी अगर आप भी अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को अपने हाथों से लिख दे तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इट डिस्क्राइब्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो आत्मकथा है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रगल्स को, अचीवमेंट को या इम्पोर्टेंट इवेंट्स को दिखाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। ये रियल फैक्ट्स पर आधारित होता है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में कोई भी गलत या झूठी बात नहीं होती। जो कुछ एक इंसान अपनी लाइफ में देखता है, चाहे उसके अचीवमेंट हो, इम्पोर्टेंस हो, स्ट्रगल्स हो, फेलियर हो, सब कुछ वो लिखता है। एंड हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द राइटर्स थॉट्स, लाइफ एंड कैरेक्टर। और ये रीडर को लेखक और उसके विचारों और व्यक्तित्व को समझने में मदद करती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोग्राफी। तो ठीक ऑटोबायोग्राफी का उल्टा नहीं, सेम ही है, बस लिखने वाले में अंतर है। बायोग्राफी किसी की भी बायोग्राफी है, कोई और इंसान लिखेगा। ऑटोबायोग्राफी जिसकी है वो खुद वही इंसान लिखेगा, बस यही डिफरेंस है। ए बायोग्राफी इज द स्टोरी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर राइटर। तो ये अनदर राइटर के थ्रू लिखा जाता है, बट बात वही होती है जो ऑटोबायोग्राफी में होगी, बस राइटर अलग होगा। राइटर क्यों अलग होगा क्योंकि आपकी लाइफ अगर आपका दोस्त लिख दे तो वो आपकी बायोग्राफी हो गई, आप अपनी लाइफ अपने हाथों से लिख दे तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। बस इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको याद रखिए। इट इंक्लूड्स डिटेल्स अबाउट द पर्सन्स बर्थ, एजुकेशन, वर्क, स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट। इसमें किसी भी इंसान की लाइफ की डिटेल होती है, उसके बर्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वर्क के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। इट हेल्प्स रीडर्स लर्न अबाउट लाइफ, कैरेक्टर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फेमस इंपॉर्टेंट पर्सन। जो बायोग्राफी होती है वो रीडर की मदद करती है उस इंसान के जीवन के बारे में, उसके कैरेक्टर यानी उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में, उसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में समझने में आसानी होती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेवेलॉग। ये वेरी शॉर्ट में यानी सेक्शन ए में पूछता है ये। ए ट्रेवेलॉग इज ए रिटन अकाउंट ऑफ ए जर्नी मेड बाय द राइटर। तो ट्रेवेलॉग का मतलब होता है यात्रा का पूरा वर्णन होता है। तो इसमें पूरी राइटर अपनी पूरी जर्नी का वर्णन करता है। इट डिस्क्राइब्स प्लेस विजिटेड, पीपुल, कल्चर, नेचर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जो ट्रेवलॉग होता है वो जो भी जगह होती है उसका वर्णन करता है, उस स्थान का, यात्रा का जो स्थान है उसका वर्णन करता है, वहाँ के लोगों का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के नेचर का और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। जो राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है उसका एक्सप्लेन राइटर इसमें करता है। ट्रेवलॉग्स आर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्प रीडर्स नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ। जो ट्रेवलॉग होता है वो रीडर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और रीडर को ये समझने में भी मदद करता है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इलाके होते हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं अलग अलग, तो उन सारी चीज़ों के बारे में रीडर को पता चलता है, नई नई जगहों के बारे में रीडर को पता चलता है। अगला है व्हाट इज़ पीरियोडिकल एस्से। तो पीरियोडिकल एस्से क्या है। पीरियोडिकल एस्से इज ए शॉर्ट एस्से पब्लिश्ड रेगुलरली इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। एक पीरियोडिकल एस्से जो है मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड होता है नियमित रूप से, यानी इसकी डेट होती है उस हिसाब से ये पीरियोडिकल होता है, पीरियड पे ये पब्लिश्ड होता है। इट डिस्कस सोशल, मोरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी टॉपिक्स। तो इसमें सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और लिटरेरी टॉपिक्स को कवर किया जाता है, मतलब इसमें उन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। इसकी लैंग्वेज काफ़ी क्लियर होती है और सिंपल होती है। एंड द मेन एम is to inform, entertain and और guide readers to important issues। इसकी जो लैंग्वेज है वो सरल होती है और इसका मेन उद्देश्य रीडर को जागरूक करना होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है सब तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और उसको भी चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और आपकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, टोटल 8 यूनिट्स की, आप चेक कर लीजिएगा। और आपके को करिकुलर की भी वीडियोस बनी हुई हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।